सभी साथियों को अनुसर का नमस्कार। मेरी वॉइस तो शायद आ रही होगी और क्लास सभी लोग ज्वाइन कर लें, जितने भी लोग हैं। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। हम लोग आज क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे और टोटल आज फाइनल करेंगे क्वेश्चंस को। जो 2013 का पेपर था उसी पर डिस्कशन हमारा था, तो वो डिस्कशन भी हमारा पूरा होगा आज, यानी कंप्लीट करेंगे उस अपने पर्टिकुलर टॉपिक्स को। बिल्कुल बेफिक्र होकर हमारे साथ बने रहिए। वॉइस तो शायद क्लियर होगी। दिलीप पांडे जी, सादर प्रणाम। समझ में आया दिलीप जी, आपने कोर्स जल्दी ज्वाइन किया है फाउंडेशन, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारी बातें हो सकता है नई लगी हो, लेकिन बेनिफिट तो 100% आपको हुआ ही होगा। ये भी निश्चित है, ये भी निश्चित है। तो फिर आप अपना बिल्कुल कॉन्फिडेंस मेंटेन रखिएगा और हमारे साथ ऐसे ही बने रहिएगा। हम आपको बताएंगे कि आखिरकार सिलेक्शन कैसे लेना है, बहुत सारी ट्रिक्स बताएंगे, बहुत सारे तरीके बताऊंगा। कारण ये होता है कि जब आप जुड़ते हैं तो फिर हर चीज़ समय पे जो बताई जाती है वो आपको बेनिफिशियल। लुबना वेरी वेरी गुड इवनिंग। देखिए, एक क्वेश्चन कल था जो मैंने देखा, तो क्वेश्चन में मिसप्रिंटिंग है एक्चुअल में। इसमें जो 2013 में क्वेश्चन आया था, इस 2013 के क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग होने की वजह से इसका आंसर वेरी कर रहा था। देखो, ये क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं। सभी लोग आ जाइए, मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूं और आप देखिए क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल एट अ वेपर प्रेशर। तो ये क्वेश्चन सही से बन नहीं पाया, इसीलिए ये दिक्कत कर गया। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर कैलकुलेट करने में हम भी कल नहीं कैलकुलेट कर पा रहे थे। एक्चुअल में क्या है, जो मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट, ये वैल्यू दे रखी है। चलिए मैं आपको पूरा दोबारा बता देता हूँ, समझा भी देता हूँ। ये एक्चुअल में वैल्यू दे रखी है, ध्यान दीजिएगा। ये वैल्यू जो है इसमें दी नहीं थी, ये वैल्यू दे रखी है 0.950। अगर आप पेपर चेक करते हैं दूसरी बुक से, एक बुक में ये मिसप्रिंटिंग था जहां से मैंने पेपर उठाया, तो वहां मिसप्रिंटिंग था। द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्वेंट इज इतना दे रखा है इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल। ठीक है, इन अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, पूरा कर दीजिए, सही नहीं छपा। डिक्रीज इन वेपर प्रेशर, यानी लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पूछा था, तो यहां पर मैं डाल रहा हूं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब आंसर आ जाएगा। ये सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन था ना, तो आपको पता होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन जो है वो इक्वल टू 1 होता है। तो x2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 950। इसे घटा दीजिए, जब आप इसे घटाएंगे तो बचेगा, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ 10 में से 5 गया 5 आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका ये आपका 9 में से 9 गया, ये 0 आ जाएगा, पॉइंट हमने लगा दिया। तो ये सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आ गया। आप जैसा कि जानते हैं, रिलेटिव लोअरिंग डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होता है, प्रीति वर्मा वेरी वेरी गुड इवनिंग, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू होता है चाई टू। ये चाई टू हो जाता है और चाई टू की वैल्यू हमने निकाल दी है 0.050। तो इस तरीके से निकाल दी है। अब आप क्या करना चाहें, ये वैल्यू एज इट इज, यानी कि सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन x2 के बराबर आ जाएगी, तो आंसर इसका ये आ जाएगा। इसमें मिसप्रिंटिंग थी प्रीति, अगर चाहो तो आप ये बैच में ही कंटिन्यू रह जाओ, मैंने इस बैच को अटैचमेंट में डाल दिया है। अब आपका डेली क्लास मिल जाएगा आपको। प्रीति वर्मा, चाहो तो आप दूसरा बैच आप यूज ना करो, इसी बैच में बनी रहो, मैं इसको अपडेट करवा दूंगा, आपको परेशान अब शायद होने की जरूरत नहीं है। मैंने अभी इसको अपडेट कराया है तो आप इसमें कनेक्ट हो गई हैं। ठीक है प्रीति जी, अब आप मेरे हिसाब से परेशान ना होइए तो बेटर है। चलिए इसी में रह जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बैच कनेक्ट कर दिया है मैंने।
तो अब आपको हम लोग 90 क्वेश्चन पर शायद जा चुके थे, नहीं क्वेश्चन नंबर हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे, 86 वाला क्वेश्चन हमें करना था। ठीक है, 86 वाला हमें क्वेश्चन करना था। तो अब आ जाइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 86 पर शुरुआत कर लेते हैं। तो बताइएगा 86 क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 86 जी। द केमिकल रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन दे रखी है, मेरे हिसाब से ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। देखिए चेक करिए जी, ये रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, इसको आप चेक कर लीजिए। ठीक है, 86 भावना सारस्वत आज जिंदा हो, शाबाश। इस बार बहुत दिनों बाद आपके मैसेज मुझे दिखाई दिया है, वेरी गुड, नाइस। द वोलेटाइल लिक्विड, हाँ फ्रीडल क्राफ्ट, बिल्कुल सही बात है मनु उपाध्याय जी। द वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर, द वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर हैज, द वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर हैज क्या रखता है बताइए। 87 वाले का जवाब दीजिए, 87, यानी कि वोलेटाइल लिक्विड बॉइलिंग एट लोअर टेम्परेचर, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है, इसीलिए मतलब कम टेम्परेचर पर ही उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाता है। तो बी ऑप्शन एक्यूरेट होना चाहिए। 2013 का पेपर है, सभी के पास होगा, ऐसा नहीं कि अनुज सर के पास ही, लेकिन अनुज सर अभी देखना कितने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस। भावना एक चीज़ और सुन लो, मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड एल्डिहाइड कीटोन पूरी वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, आप देखिए, फोल्डर बना दिए हैं मैंने, फोल्डर वाइज में देखिए, आपको हर टॉपिक फोल्डर में मिलना अब शुरू हो जाएगा, बहुत प्रॉपर, मतलब चैप्टर का एक पर्टिकुलर फोल्डर दे दिया है। जैसे अगर हमने केमिकल बॉन्डिंग, तो उसमें सब केमिकल बॉन्डिंग ही मिलेगा वीडियोस में सबके अलग अलग फोल्डर तैयार किए हैं। तो अब आप देख रहे हैं कि लगातार आपको चेंजिंग मिलेगी, और ये चेंजिंग आपको एग्जामिनेशन में हेल्प करेगी। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड की वीडियोस डाल दी है मैंने, और अब आपकी वीडियोस बची है मात्र सॉल्यूशन की बची है, वो डाल दूंगा, और बाकी जो भी आप बताएंगे सब अप टू द मार्क होता चलाएगा, बस आप मेहनत करते रहिए, तैयारी करते रहिए। 88 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 88। इफ द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट केसी की वैल्यू दे रखी है, ये है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम, केपी निकालना है, तो क्या करना क्या है, हमें क्या करना है, आपको करना है, कुछ नहीं करना है आपको। देखिए आपको सिंपल सी बात यह है, केपी केसी का रिलेशन आपको पता ही है जी। बताइए 88 वाले को बताइए, 88 का ऑप्शन बताएं क्या आ सकता है। डी अनमोल कैसे आएगा ये बताओ। इफ द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम, आप जानते हो केपी केसी का रिलेशन तो आपको पता होगा, केपी केसी का रिलेशन तो आपको पता होगा, केपी इज इक्वल टू होता है, केपी इज इक्वल टू होता है केसी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन। क्या ये फार्मूला अप्लाई किया आपने डिसोसिएशन में? नंबर ऑफ द मोल्स आपको पता ही है क्यों, बिल्कुल 100% दीक्षा श्योर है। तो केसी की वैल्यू रखी है, आर की वैल्यू रख दीजिए, टेम्परेचर 300 रख दीजिए, ऑटोमेटिकली आपका आंसर निकल आएगा। 100% निकाल लेंगे ना, डी ही आएगा, आंसर डी ही आएगा। कैलकुलेशन कर लीजिएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। केसी की वैल्यू गिवन है, आर की वैल्यू आपको पता ही है, टेम्परेचर पता है, डेल्टा एन अगर नहीं निकालना आता है तो फिर आप निकाल लो, PCl5 को तोड़ दो, इसमें Cl2 में तोड़ो और साथ में तोड़ो PCl3 में, तो 2 में से माइनस का 1 कर दो, ये 1 बचेगा, तो ये RT ही रह जाएगा। ठीक है, केल्विन में टेम्परेचर कन्वर्ट करके रखना है, 573, बिल्कुल 273 की जगह 573 रखना है। ठीक है, शाबाश अनमोल, क्लियर, बहुत सुंदर। इफ अ प्रोटीन कंटेन्स 2 और मोर पेप्टाइड लिंकेज, अगर प्रोटीन में 2 या 2 से ज्यादा पेप्टाइड लिंकेज, एडिशन ऑफ NaOH एंड कॉपर सल्फेट प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस करेगा, वायलेट कलर प्रोड्यूस करना चाहिए, बताइए। कॉपर सल्फेट डालोगे तो वायलेट कलर आना चाहिए, ये टेस्ट होता है। हाँ बताइए जल्दी से जी, वायलेट कलर आना चाहिए, चेक भी करते जाओ, मतलब ऐसा नहीं कि हमने कह दिया तो मान लिया,
वॉयलेट कलर मिलता है ना। प्रोटीन कंटेंस, अगर पेप्टाइड लिंकेज का टेस्ट करना चाहें, हाँ ठीक है, थोड़ा सा जो NaOH तो मिल्की देगा, लेकिन कॉपर सल्फेट डाल दिया ना आपने, कॉपर सल्फेट जो डाल दिया है। मनु उपाध्याय, बायोरेट टेस्ट नहीं है ये। चलिए इसके बाद हम लोग आ जाते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 90 पर आ जाते हैं। 90 वाला बताइए, आज पूरे 125, हाँ यूरिया के लिए होता है बायोरेट टेस्ट। 90, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ऑन पॉलीमेराइजेशन यील्ड, टेट्राफ्लोरोइथाइलिन ऑन पॉलीमेराइजेशन यील्ड, क्या यील्ड करते हैं बताएंगे आप? टेफ्लॉन यूज करते हैं, टेफ्लॉन, टेफ्लॉन पैदा होता है ना। ठीक, टेफ्लॉन, वेरी गुड। इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इतना इतना दे रखा है, तो RF/RB इज इक्वल टू कर दीजिए आप KC। तो RF निकालना है, वेलोसिटी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन निकालना है, तो KC इंटू RB कर दीजिए, मतलब 2.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.2 इंटू 10⁻²। ये 25 दूनी 50, 25 तियाँ 75, 5 8, तो ये 800 हो गया। ये 8 इंटू 10⁻², यानी कि ए ऑप्शन आ जाएगा, ए ऑप्शन। मैं तो भाई देखो दीक्षा कैलकुलेट करता हूँ, देवजनी मैं तो कैलकुलेट करता हूँ, लेकिन भाई आप लोगों को याद हो गया, रट गया, मुझे रटा नहीं, क्योंकि मैं लगातार पेपर बदलता रहता हूँ, इसलिए मुझे रट नहीं पाता है। लेकिन हाँ मुझे याद आ जाता है, करवाया हुआ क्वेश्चन है और आप लोगों को रट रहा है, ये तो बड़ा अच्छी बात है, क्योंकि आप पूरी तरीके से कंसंट्रेट हो, मैं एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं रह पाता हूँ। हाँ चलो ठीक, कोई बात नहीं, बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट श्रोडिंगर, ये तो बड़ा ऐसी इक्वेशन है जो पीजीटी की नानी बोली जाती है। दिस इज द नानी ऑफ पीजीटी रिएक्शन, है ना, पीजीटी के एग्जाम की नानी है। दिस रिएक्शन इज द नानी ऑफ पीजीटी एग्जामिनेशन में से बोलता, बहुत आती है ये, अधिकतर हर पीजीटी एग्जाम में आपको ये मिल जाती है रिएक्शन, है। तो आप नोट करो इस चीज को, कि इसे आपको धैर्य पूर्वक इस रिएक्शन को पढ़ना है, जरूर पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है जी। बताइए 92, 92 बताइए, 91 तो हो गया है, 92 का जवाब दीजिए। 92 का जवाब है हमारा, पहली वाली ही ऑप्शन मुझे दिखाई सही दे रही है, पहली वाली ऑप्शन मुझे सही दिखाई दे रही है जी, ये वाली ऑप्शन। हो गया ना, चेक कर लीजिए। थोड़ा सा मेरा चैटिंग वाला ऑफ हो गया है, ऑन कर लूँ, थोड़ा सा वेट करो, चैटिंग ऑफ हो गई है। चलिए 1 मिनट का इंतज़ार कर लीजिए बस, 92 का ऑप्शन देख लीजिए जब तक, मुझे थोड़ा सा चैटिंग ऑफ हो गई, मैं इसी पर चैटिंग अपने लैपटॉप पर ही देख लेता हूँ जी। ए ही होगा, ठीक है, 92 का ए ही है, मुझे इसी पर देखना पड़ रही है, बस 1 मिनट का समय दो, चैटिंग ऑफ हो गई है। नेटवर्क थोड़ा स्लो हो गया, इस वजह से चैटिंग ऑफ हो गई। चलो ऑन हो जाएगी। 93 पे आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 93। 93 क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूँ, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है 93। और 93 क्वेश्चन कह रहा है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ एलिजरिन, इसमें एलिजरिन का स्ट्रक्चर कौन सा है जी बताइएगा। विच वन इज द एलिजरिन स्ट्रक्चर, इसमें एलिजरिन का स्ट्रक्चर कौन सा है जी बताएं। अब मुझे चैटिंग इसी पर ही देखना पड़ेगी, तो मुझे इसी की मदद लेनी है जी। 93 का चैटिंग ऑफ हो गई है। जी सी बता रहे हैं 93 का। दिलीप पांडे जी वेरी गुड, सभी का आंसर सी पर ही टिक हुआ है, तो इसका मतलब मैं भी फिर सी पर ही टिक कर लेता हूँ, ये ऑप्शन हो जाएगा। वेरी गुड, यही है। एक्चुअल में ओ एच यहाँ पर दो साइड में लगे रहते हैं, आर्थो पोजीशन पर ओ एच लगे रहते हैं, तो मेनली आपको आर्थो पोजीशन वाले ओ एच ही देखने हैं, इस बात का ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद ये इक्वेशन 94 वाला क्वेश्चन बताइएगा। 94 क्वेश्चन नंबर 94 बताएं। क्वेश्चन नंबर 94 बताइए। नाइन्टी फोर का बी है, यानी ये हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। और हाइजेनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ये कहता है कि इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और वेलोसिटी दोनों एक साथ कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। तो बी पार्ट यानी कि इसका हम लोग बी लगा लेते हैं। प्रीति वर्मा, मनु उपाध्याय, अनमोल, सभी लोग जो एक्टिव लोग हैं वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, वो लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं जी। इसके बाद आ जाते हैं, ये भी क्वेश्चन आया है और मुझे लगता है पीजीटी में ये भी खूब आया। बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ पायरेडीन आइसोक्विनोलिन क्विनोलिन इज गिवन बिलो, कौन सा होना चाहिए, कौन सा होना चाहिए जी बताइएगा। जवाब, जवाब बताएं जी, बताइए जवाब। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जवाब बोलिए। 95 का जवाब बी दे रही हैं देवजनी। और देखिए बेसिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए, तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पायरेडीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है, पायरेडीन सबसे ज़्यादा बेसिक होता है और वो केवल एक ही ऑप्शन है, पायरेडीन ज़्यादा बेसिक होता है, मोर बेसिक। तो आप करेक्शन कर लीजिए, यहाँ पर आइसोक्विनोलिन, पायरेडीन और क्विनोलिन, ठीक ए ही ठीक है, कोई बात नहीं शिवानी समझ लो, सॉरी बी मैंने लगा दिया, ए ही ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा ये वाला, ये ए ऑप्शन होगा। देखो इसमें मैं आपको बताए दे रहा हूँ करना क्या है। देखो पायरेडीन को अगर मैं देखता हूँ, पायरेडीन को देखता हूँ, तो पायरेडीन में क्या करना है, ये अंदर जो लोन पेयर है, ये वाला लोन पेयर ये इन्वॉल्व नहीं होता, नॉट इन्वॉल्व इन, नॉट इन्वॉल्व इन नॉट इन्वॉल्व इन रेजोनेंस, ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं होता है, ठीक है, एक बात ये जान लो। तो इसका मतलब है ये अवेलेबल है, अवेलेबल है। अब जब ये अवेलेबल है तो बेसिक करैक्टर इसका इंक्रीज कर देगा, बेसिक करैक्टर को इंक्रीज करेगा। जबकि हम लोग आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन की बात कर देते हैं, तो आपने क्विनोलिन को जाना होगा, ये हो गया आपका क्विनोलिन, इस तरीके से हम लोग बना लेते हैं, तो ये आपका क्विनोलिन हो जाता है। ये चीज जानो, क्विनोलिन के अंदर बेसिक करैक्टर रहता है, लेकिन इसके बेसिक ये वाला बॉन्ड आप इस साइड में बनाइए, ज़्यादा बढ़िया रहे, क्योंकि ये वाला बॉन्ड डबल बॉन्ड करैक्टर रखता है, तो इसकी रेजोनेंस पे इन्वॉल्वमेंट दो साइड से स्ट्रेन है। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, आइसोक्विनोलिन और क्विनोलिन के अगर हम बेसिक करैक्टर को देखते हैं तो डिफरेंस कम आता है, नियरली सेम डिफरेंस बोला जाता है, नॉट सेम, नियरली सेम है, नॉट सेम। किताबें कहने दो, किताबों के कहने से कुछ होता नहीं। तो ये क्विनोलिन, अब यहाँ पर क्या होगा, इसके जस्ट पास में लगा है दूसरा एरोमेटिक रिंग, वो
उससे इफेक्ट आ जाएगा, यानी इसका करेक्टर डाउन पड़ जाएगा, डीलोकलाइजेशन यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर हम लोग आइसोक्विनोलिन में चले जाते हैं तो आइसोक्विनोलिन में नाइट्रोजन बहुत दूर हो जाता है, किससे? इस एरोमेटिक करेक्टर से। ये एरोमेटिक रिंग्स के पास है, ये एरोमेटिक रिंग के पास है, एरोमेटिक रिंग, तो इसके ऊपर इफेक्ट रहेगा, और जबकि इसके ऊपर इफेक्ट नहीं रहेगा तो ये मोर बेसिक माना जाता है और ये लेस बेसिक माना जाता है, लेस बेसिक माना जाता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो इसका आंसर आपका सेम आ जाएगा। ठीक है, चलिए खैर आज दीक्षा आपके कहने से आंसर नहीं सेम होगा। ठीक है, ये ध्यान दो, हर चीज का एक अपना क्लू होता है। आप बोल रहे हो सर सेम होता है, तो ये आपका धोखा है। पेपर जब ऑप्शन ही सेम का नहीं दे रहा है तो आप सेम कैसे लगा दोगे? हमें इतना बताइए। आप अपनी यही मनमानी तो दिक्कत करती है सिलेक्शन में। क्या मैं आपसे यही बात बोलना चाहूंगा, ये सब जो आप कह रहे हो ना सेम है, तो सेम तो ऑप्शन ही नहीं है ना इसमें। जब सेम ऑप्शन नहीं तो कैसे लगा करके आओगे, ये तो बताओ हमें पहले। अगर सेम ऑप्शन होता तो हम मान लेते आपकी बात कि भाई आप सही हैं कि हम सेम ऑप्शन लगा दें, है ना। तो ये इस चीज का थोड़ा सा बेटा ध्यान दो कि हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलें, ना कि ऑप्शन के विपरीत दिशा में चलें। ठीक, चलिए इसके बाद चलिएगा नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कोहल्स विल हैव द हाई बॉइलिंग पॉइंट? इनके बॉइलिंग पॉइंट आखिरकार हाई क्यों हैं? अब इनमें किसके हाई हैं, भगवान जाने किसके हाई हैं। देखो, जो स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता चला जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। तो ब्यूटेन वन ऑल स्फेरिकल नहीं है, तो नॉट स्फेरिकल, नॉट स्फेरिकल, मोर सरफेस एरिया, ये मोर सरफेस एरिया में आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। समझ में आ रहा है सभी को? क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ये बताइए पहले, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? सबसे बड़ी बात है क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। स्फेरिकल नहीं है, स्ट्रक्चर में बना करके दिखाऊं कोई मतलब नहीं, ब्यूटेन का सब स्ट्रक्चर सभी लगभग बना ही लेते हैं। तो देवजनी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैंने आज की वीडियो आपको अपलोड की है, और कट ऑफ की जानकारी अगर आप चाहती तो वीडियो मैंने डाल दी, कल देखिएगा ध्यान से। ठीक है, चलिए 97 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 97, मेटल हाइड्रोक्साइड आर इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल एंड यूज्ड एज ए बेटर एंटासिड। क्यों ऐसा होता है कि इनसॉल्युबल भी हैं और बेटर एंटासिड की तरह कंसीडर किए जा रहे हैं? क्योंकि मेटल हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वो इनकी पीएच वैल्यू लगभग क्या होती है? 97। पीएच वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, ये तो निश्चित है। 97 में पीएच वैल्यू तो ज्यादा ही होगी, ये निश्चित है। बेसिक करेक्टर होगा। और आपको एक चीज और भी बताएं, जितने भी हैं वो मेटल जो इनसॉल्युबल होते हैं, घुलते नहीं हैं, जो घुलते नहीं हैं उनकी खास बात यही होती है कि ये हमारी जो बॉडी है उसकी पीएच वैल्यू को मेंटेन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ठीक है, चलो ठीक है। एक खास बात और बताऊं आपको, एक खास बात और बताऊं, चलो सुन लो एक खास बात। अगर हमारे पेट की पीएच वैल्यू, सुनो ध्यान से, ये तो हो गया आंसर, चलो ठीक है ये आंसर हो गया। अगर हमारे पेट की पीएच वैल्यू लेस देन 7 है, मान लेते हैं पीएच वैल्यू 3.5 है, बहुत ज़्यादा होती है पीएच वैल्यू, सुनो ध्यान से। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपने एंटासिड खाया तो उसकी पीएच वैल्यू मोर देन 7, मान लो 8 पॉइंट समथिंग रही होगी। तो एक्चुअल में ये वैल्यू इसको मिलाकर के न्यूट्रलाइज करके पीएच वैल्यू कहाँ ले आती है? पीएच वैल्यू 7 पर ले आती है, यानी कि न्यूट्रलाइज कर देती है, क्योंकि वो पीएच वैल्यू 7 आ जाए। समझ गए?
ठीक, ये बात भी ध्यान रखना, कभी धोखा हो सकता है, यहाँ पर पता लगा आंसर में गड़बड़ी हो जाए, तो इस बात का ध्यान देना। मेटल हाइड्रोक्साइड्स आर इनसॉल्युबल एंड यूज्ड एज बेटर एंटासिड्स बिकॉज दे मेंटेन द पीएच। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके मेंटेन करेंगे पीएच को, इसीलिए कुछ किताबों ने इस आंसर को 7 पीएच पर भी लगाया है इसके अकॉर्डिंग। सही है, तो हालांकि आंसर यहाँ पर यही सही है, पीएच मोर देन 7 होगी, मेटल हाइड्रोक्साइड की पूछा गया है, लेकिन पीएच कैसी करते हैं वो मैं बता रहा हूँ, इसलिए घबरा मत जाना कि कंफ्यूज कर जाओ अपने आप को। साइंस जानो इसके पीछे की। हाँ 98 पर आ जाइए, 98, क्वेश्चन नंबर 98 पे आइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई कर लेना और मल्टीप्लाई करके आंसर बता देना है। मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करके आंसर बता दीजिए। सी आ रहा है दिलीप पांडे जी। चलिए बाकी लोग भी निकालिए, दिलीप जी ने सी निकाला है 98 का, बाकी लोग बताइए। मल्टीप्लाई मोबाइल आपके पास होगा, मल्टीप्लाई करके बताइए। मोबाइल इज इन योर हैंड, नाउ प्लीज टेल मी द आंसर। सही है, चलिए आपकी बात से सहमत हूँ, मैंने कोई मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन जरा स्पीड मेंटेन रखिए, आज ये पूरा पेपर सॉल्व होना है, इसीलिए मैंने क्लास भी आज ली है। इन presence of which of the following benzene react with chlorine to form benzene hexachloride? तो ब्राइट सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होगी, सी ऑप्शन आएगा। ब्राइट सनलाइट BHC बनता है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड जिसे लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, लिंडेन के नाम से भी जानते हैं, और दूसरी चीज ये है, इसको हम लोग 666 के नाम से भी जानते हैं, गामा हेक्सेन, इसीलिए गैमेक्सीन नाम बना है। गामा हेक्सेन बोलो या फिर गैमेक्सीन बोलो, ठीक है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए 100 वाला क्वेश्चन बताइए, 100 क्वेश्चन आंसर 100 बताइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग Which one of the following compound will exhibit keto-enol tautomerism? 98 का जी, कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म बताइए। डी आएगा, देखो यहीं पर पॉसिबल है, यहाँ C6 लगा लो, कीटो-इनॉल टॉटोमेरिज्म, ठीक। यानी 100 वाले का आंसर आपने हमें डी बताया और बिल्कुल एक्यूरेट आंसर बताया है। इसी में पॉसिबिलिटी है क्योंकि CO और CH2 वहीं दिखाई भी दे रहे हैं, वहीं दिखाई भी दे रहे हैं, इसीलिए संभावना पूरी है। 100% आप लोग अप टू द मार्क रहिए और हमारे साथ रोज रहिए, थोड़े थोड़े क्वेश्चन करोगे आदत खराब हो जाएगी, और आदत जब खराब हो जाएगी तो बिना क्वेश्चन किए नींद नहीं आएगी, नींद नहीं आएगी, ठीक है। एक 101 का बताइए, 101। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइनो कॉम्प्लेक्स वुड एग्जिबिट द लोएस्ट वैल्यू ऑफ पैरामैग्नेटिक, जहां अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होंगे। Which one of the following cyano complexes would exhibit the lowest value paramagnetic behavior? तो जहां पर अनपेड इलेक्ट्रॉन, हाँ तो ए आ जाएगा, ऑप्शन है ए, ऑप्शन है ना। 101 वाले का चेक करो यार, 101 वाले का ए है, डी है, डी है, अच्छा सॉरी, डी, बिल्कुल ठीक, ठीक। यानी डी वाला ऑप्शन ठीक है। चलिए, नहीं आप लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, मैंने कैलकुलेट नहीं किया है, आप कैलकुलेट कर रहे हैं, अच्छी बात है। आप अनपेड निकाल लीजिए, मैंने आपको सिंपल सी बात बता दी, जितना अनपेड का नंबर कम आएगा उतना ही वो उसकी वैल्यू पैरामैग्नेटिक वैल्यू कम होती चली जाएगी, इतनी बात ध्यान दीजिए बस, और कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद 102 पे आ जाइए। इफ इथाइल अल्कोहल इज हीटेड विद रेड फॉस्फोरस एंड हाइड्रोजन आयोडाइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए बताइए। इथाइल अल्कोहल रेड फॉस्फोरस के साथ जब रिएक्शन करेगा तो क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए, इथेन बनेगा ना, इथेन बनेगा। चलो
ठीक है, इथेन बना लो, रिडक्शन हो जाएगा, ठीक, शाबाश, वेरी गुड। इन द रमन स्पेक्ट्रम द मिडिल लाइन, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन आया था, रेले लाइन कहलाती है, रेले लाइन कहलाती है, क्वेश्चन आया था, इस बार भी शायद आया था, मुझे याद है 2021 में भी ये क्वेश्चन था जहां तक मुझे याद है, और 2000 रेल, ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, शायद 9-10 में भी आया है, ये 9-10 में भी शायद आया है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पीजीटी वालों को रटा हुआ है, अपना लगा देते हैं धीरे से। विच ऑफ द फॉलोइंग आयंस विल हैव द हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, कहाँ पर हायर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी, तो जहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है ए होगा ना ऑप्शन, ए होगा ना ऑप्शन, चेक करो, इसी के अंदर भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ना, रीजन भी आपको पता रहे ना थोड़ा सा, ये कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, इस वजह से ऐसा होता है ना। ठीक, सभी लोग जवाब दिया करें, जो लोग आ जाते हैं वो जवाब दें। कोचिंग ट्यूशन थोड़ा शाम को टाइम जब मैं लूँ क्लास तो कम कर दो यार एक दिन। ये क्वेश्चन अभी आया था, ये बिहार पीजीटी में भी आया था, बिहार पीजीटी में आया था, और अनुज सर ने एक दिन पहले बताया था कि आएगा, नोट कर लो, बिहार पीजीटी में आया था ये क्वेश्चन। 105 वाले का जवाब आपका ए है ना, आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। ठीक है, इनऑर्गेनिक बेंजीन के नाम से जाना जाता है, बोरा जोल के नाम से जाना जाता है, और ये हमने इस क्वेश्चन को खूब करवाया है, ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के बताना कि अनुज सर आपने इसे बहुत करवाया है, फेफड़ों पे हाथ मत रखना, नहीं तो फेफड़े खराब हो सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। चलिए, एक लोगों ने एक बार रख लिए तो मैंने कहा दिल पे हाथ रखो, उन्होंने फेफड़े पे रख दिए, मुंह से CO2 निकलने लगी है, मुंह से CO2 तो निकलती है ना। चलो ठीक, इन द रिएक्शन, चलो भाई 106 पे आओ, 106 पे आइए। इन द फॉलोइंग रिएक्शन, इन द फॉलोइंग रिएक्शन, ये रिएक्शन दे रखी धुआंधार रिएक्शन, बताओ बताओ देवजनी, यही तो रिएक्शन कुछ थी, यही तो रिएक्शन आई थी, 106 वाला जवाब दो, 106। ये ए होगा, ए ऑप्शन होगा, यही तो देवजनी आया था क्वेश्चन, देवजनी पाल यही आया था, नोट करो। ये CO2 तभी निकलेगी, नहीं तो CO2 नहीं निकलेगी ना, जब CO2 निकल रही है, समझो बात को, जब CO2 निकल रही है तो फिर एसीटोन ही होगा, और एसिटिक एसिड बनेगा तो CO2 नहीं निकलेगी, तो CO2 नहीं निकलेगी, ये बात ध्यान दो। ये कीटोनिक हाइड्रोलिसिस है, दिस इज कीटोनिक हाइड्रोलिसिस। मैंने आज के पेपर में ये एक्सप्लेन भी किया है, आज के पेपर में ये एक्सप्लेन भी किया है। हाँ देवजनी बताओ, देवजनी बोलो। सर हम्म। सर ऑप्शन ए में तो सर हाइड्रोजन है सर, और हाँ, बी में तो वाटर है सर। बी में वाटर, देखिए एक्चुअल में क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन में, आपने यहाँ पर देखो, सबसे पहले ये हो सकता है प्रिंटिंग में रहा हो, लेकिन CO2 निकल रही है, पहले ये देखो CO2 निकल रही है ना, हाँ हाँ। जब CO2 ये वाला पोर्शन निकल जाएगा यहाँ पर, तो ये प्रोडक्ट क्या बचेगा हमारे पास, ये बी क्या बचेगा, कीटोन।
कीटोन। एसीटोन, हाँ एसीटोन बचेगा ना, हाँ कीटोन बचेगा। ठीक, जब हाँ। ये कीटोन बचेगा तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास में ये बी वाला तो फिर एसीटोन हो गया, ये तो पक्का हो गया। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ समझ गए? एकदम, हाँ अब हाँ। पहले वाले में क्या किया, ये ए जो है, अब ए को हाइड्रोलिसिस कराया तो यहाँ पर ये H2O लिखा होगा, ये H2 रह गया ना, H2O लिखा होगा, मिसप्रिंटिंग है और कुछ नहीं हुआ है यहाँ पर। समझ रहे बात? नहीं, ये H2O लिखा होगा। देखो हाइड्रोलिसिस चाहे एसिडिक मीडियम में कराओ या बेसिक मीडियम में कराओ, इन दोनों का मतलब सिर्फ यही होता है, हम वाटर को हाइड्रोलाइज करना आसानी से चाहते हैं। समझ गए? इज इट क्लियर? तो ये ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन था, यही आया भी था, बस उन्होंने ट्यूनिंग बदल के पूछा था, ट्यूनिंग बदल करके पूछा था। The binding of cyanide ligand with the metal ion takes place through। आप जो चीज किताब में छपी है एकदम ब्लाइंड फेथ ना किया करो। कुछ लोग एकदम ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं और गलती कर बैठते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया बहुत सारी किताबों में मिसप्रिंटिंग आती है और वही मिसप्रिंटिंग हम लोग दूर करने की कोशिश करते हैं। द बाइंडिंग ऑफ द साइनाइड लिगेंड विद मेटल आयन टेक्स प्लेस थ्रू, किसके थ्रू होती है? तो 107 वाले का जवाब दीजिए। 107 वाले का ए है कार्बन एटम। द बाइंडिंग ऑफ द साइनाइड लिगेंड विद द मेटल, हाँ कार्बन से ही होती है, क्योंकि मेटल में ऐसे करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, ये ऐसे बनता है ना, ये बनता है। ठीक है ना? तो ठीक है, बिल्कुल ए ही है, एक्यूरेट आंसर है आपका। जी, पूनम भगत। पूनम भगत आप एमपी से हैं क्या? पूनम भगत जी आप एमपी से हैं क्या, या बिहार झारखंड से हैं? इफ द मॉलिकुलर डायमीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस इज इतना पिकोमीटर दे रखा है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना दे रखी है, बिल भी कितनी होनी चाहिए? 108 वाला जवाब दीजिए, 108 का जवाब दीजिए। अच्छा झारखंड से हैं, ठीक ठीक है। इफ द मॉलिकुलर डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस 291 पिकोमीटर, द वैल्यू ऑफ एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, पिकोमीटर को केवल कन्वर्ट कर देना है, पिकोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके वैल्यू पुट कर देनी है, आंसर निकाल लीजिएगा। आंसर निकाल के बताओ देवजनी कितना आएगा। ठीक है, इसको आपको पिकोमीटर को मीटर में डीएम क्यूब में कन्वर्ट करके, फार्मूला क्यों नहीं याद है भाई? देखो आपको याद करना पड़ेगा, सिंपल सी बात यह है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि वेंडरवॉल गैस इक्वेशन बताओ, दीक्षा बताओ, वेंडरवॉल गैस इक्वेशन P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ठीक है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, हाँ रुक जाओ बेटा, रुक जाओ मनोज जी, रुक जाओ। अब यहाँ पर आगे आपका V माइनस एन बी इज इक्वल टू हो जाता है NRT। ठीक है, अब ये बताओ अगर हम लोग मॉलिकुलर डायमीटर गोल मान लेते हैं, तो कोई भी चीज़ अगर गोल है तो 4/3 पाई आर क्यूब हो जाएगी, पाई आर क्यूब हो जाएगी ना। समझ रहे हो मेरी बात? नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब यहाँ पर क्या कह रहा है, इफ द मॉलिकुलर डायमीटर ऑफ द हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का निकालना है, तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम कौन सा है? यही वाला तो है, बी तो ही निकालना है, ये बी, ये बी निकालना है। तो बी क्या होगा? बी तो वॉल्यूम में हमेशा वॉल्यूम ही जोड़ा जाता है, वॉल्यूम में हमेशा वॉल्यूम ही जोड़ा जाता है और वॉल्यूम ही घटाया जाता है। ये बात ध्यान देना, ये है एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, दिस इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। ठीक है प्रीति, अब दीक्षा एक्सक्लूडेड वॉल्यूम आपको ये क्या हो जाएगा, ये बी निकालना है, तो बी की वैल्यू
हाँ, बी एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है, इसको वी को पुट कर दो, तो ये वैल्यू आप पुट कर दो और आप स्फीयर मान लीजिए, तो आपका सिंपल सा आंसर आ जाएगा। कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। 4/3 पाई आर क्यूब मैंने आपको बता दिया है, और 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट करके चेक करके बताइए आंसर कितना आ रहा है। सिक्सटीन अपॉन 3 कितना आ रहा है देवजनी, आंसर बताओ। चलिए कैलकुलेशन करके चेक करके बताइएगा मुझे। फार्मूला सही है आपका, बिल्कुल सही है। भाई आप ये एक्चुअल में ये वैल्यू ले लो आप, ये तो ये वैल्यू जब लोगे आप, तो इसका डायमीटर ये भी गिन जाएगा, ये भी, तो 1 2 3 4 गिने जाएंगे, 4 गिने जाएंगे, समझ रहे हो। तो ये 4, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई आपको मैंने यहाँ 16 जो लिखा है, ये यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करके लिखा हुआ है। तो अब आप कैलकुलेशन करके चेक कर लेना, आंसर मुझे बताना। 109 पे आओ, टाइम ना इस पे खराब करो। इससे कंपाउंड ये बनाना है, शिफ्टिंग करनी, बड़ा अच्छा प्रोसेस है। हाउ कैन यू शिफ्ट, शिफ्ट करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? तो शिफ्ट करने का सबसे अच्छा तरीका होता है एल्कोहलिक क्योच डालिए और सोडामाइड डाल दीजिए, शिफ्टिंग हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक, चलो दीक्षा कैलकुलेट कर लेना, आप कैलकुलेट करके बताना कितना आंसर आ रहा है, फिर हम लोग देखते हैं। अगर फिर भी नहीं आए तो मैसेज मुझे अलग से कर देना, जैसे आज आपको बता दिया वो बता देंगे, कोई टेंशन नहीं, बेफिक्र रहो आप, ऐसा नहीं है कि हम आपका जवाब नहीं देंगे। इसके बाद 110 पे आइए। विच पॉलीमराइजेशन इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलिस्टीरीन फ्रॉम स्टायरीन। ये क्वेश्चन भी झारखंड में आया था, ये क्वेश्चन भी झारखंड में आया था। जी बताइए, 110 वाले का जवाब दीजिए। ए ऑप्शन होगा, चेन पॉलीमराइजेशन है, चेन पॉलीमराइजेशन है ना। हेलो, चलिए इसके बाद क्या कर लेते हैं हम लोग, 111 पे आ जाइए। इन सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 6 सोडियम आयंस। ये भी आया था, इस टाइप का क्वेश्चन भी कोई था, मैंने करवाया भी था शायद। इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन आयंस द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी इज मैक्सिमम। तो मैक्सिमम जहाँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जो है वो मुझे केबल और केबल सी में दिखाई दे रहा है, जो साइनाइड है। साइनाइड एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ईथेन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप, वन स्टेप। फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग ईथेन कैन बी प्रिपेयर्ड इन वन स्टेप। मिथाइल आयोडाइड से बना देंगे ना, एक स्टेप में मुझे लगता है। अगर इथेन बनाना है तो फिर आप इसकी इससे बना सकते हो, इससे बना सकते हो, मुझे लग रहा है 113 से सभी से बना सकते हो। सभी ऑप्शन सही है इसमें, 113 सभी यूज हो जाएंगे। भाई मिथाइल आयोडाइड से कराओ, 2 मॉलिक्यूल लेके वुड्स करा दो, बन जाएगी। 2 मॉलिक्यूल लेके इसकी वुड्स करा दो, बन जाएगी। इसका आपको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करा दो, या जिसे आप कोलवेज इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं, तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस करा लो, है ना। डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से भी जानी जाती है ये, डिकार्बोक्सिलेशन करा दो। और इसमें आप अल्कोहल से करा दो, RMgX ले लो, और साथ में R की जगह पर आप यहाँ पर C2H5 लिया ही हुआ है, और चाहे वाटर से कराओ चाहे अल्कोहल से कराओ, बन जाएगा, आराम से बन जाएगा। एक वाले चौदह वाले का देखो, द नंबर ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द कॉम्प्लेक्स, कितने कितने अनपेयर्ड आ रहे हैं हमारे हिसाब से, 2 और 0 आएगा। ठीक, 2 और 0 ही आ रहा है, बिल्कुल शाबाश, 2 और 0 रख लो, 2 और 0 रख लीजिए।
इसके बाद चले आइए आप नेक्स्ट कंडीशन पर। द फॉलोइंग रिएक्शन, दुनिया जानती है ये गेटरमैन रिएक्शन है और गेटरमैन एल्डिहाइड सिंथेसिस है। मैंने याद करने की बात भी आपको बताया था, तरीका भी बताया था कि गेटरमैन अगर कोच है, गेटरमैन्स कोच है, अगर कोच होगी तो CO आएगा, और अगर एल्डिहाइड सिंथेसिस है तो SCN आएगा। ये दोनों में डिफरेंस है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका हो ही जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगाते। कैलिफोर्नियम इज द नंबर ऑफ, ये मुझे लग रहा है कि कैलिफोर्निया मतलब ये एक्टिनाइड सीरीज का नंबर है, ये एक्टिनाइड सीरीज का नंबर है, 116 का एक्टिनाइड सीरीज है, नोट कर लीजिए कहीं पर एक्टिनाइड सीरीज। अब आप देख ही लो यार, पीरियोडिक टेबल लगी होगी। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो मुझे पता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो लिक्विड HNO3 में नहीं हो सकता है। 117 का जवाब देखो सी ही आएगा, बाकी लिक्विड बॉन्ड तो मतलब अलग ही बात हो गई, लिक्विड HNO3 में की नहीं पॉसिबिलिटी है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर, तो आपको पता होना चाहिए कि लार्जेस्ट प्रोटेक्टिंग पावर जो है वो जिलेटिन में होती है। द वैल्यू ऑफ द जूल थॉम्सन कोफिशिएंट ड्यूरिंग, ये आया था क्वेश्चन, ये भी आया था झारखंड में, 119 का सी, ये आया था ना, बिहार या झारखंड किसी में था, ये किसी एक एग्जामिनेशन में था, ये नोट करो, ये था 100% था। कोई झूठ बोलेगा उसका पेट खराब हो जाएगा रात में आज। बिहार या झारखंड के एग्जाम में था। विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग forms the ethyl acetate to obtain highest percentage, सबसे ज्यादा कहां से, विच वन among the forms of the ethyl acetate obtain the highest percentage, किस फॉर्म में मिलता है, तो आपको पता है सबसे स्टेबल फॉर्म कौन सी होती है, कीटो फॉर्म सबसे स्टेबल होती है, और इसीलिए कीटो फॉर्म में रहता है। इन द वेंडरवॉल गैस इक्वेशन, इन द वेंडरवॉल गैस इक्वेशन ऑफ द स्टेट नॉन आइडियल गैस, नेट फोर्स पता ही है, दुनिया को पता है, मुझे क्या पता है, नेट फोर्स क्या होना चाहिए, बी होगा या आंसर डी होगा, बी होगा कि आंसर डी होगा, डी होगा, नेट फोर्स यही आएगा, P प्लस AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर लिया जाएगा, तो फिर इसका मतलब है द नेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमंग द फॉलोइंग, तो P इज इक्वल टू हो जाएगा -AN स्क्वायर अपॉन V स्क्वायर। मेरे हिसाब से आंसर डी होना चाहिए, चेक करिएगा आप लोग, चेक कर लीजिएगा, यही आंसर आना चाहिए। भाई ये नेट फोर्स जीरो ले लो आप टोटल, जब जीरो ले लोगे तो वैल्यू तो यही आएगी ना प्रेशर, ये नेट फोर्स यही आता है, जो पी में जुड़ रहा है वो नेट फोर्स ही जुड़ रहा है। एक बार चेक कर लेना आप लोग भी, बहुत बड़ी चीज नहीं है। एक बार चेक कर लीजिएगा। राउल्ट्स लॉ इज मैथमेटिकली एक्सप्रेस्ड एज, तो अभी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन भी था, पी नॉट माइनस पी अपॉन पी नॉट इज इक्वल टू हो जाता है चाई 2, और इसका मतलब है एन, ये ए ऑप्शन आना चाहिए, 122 का ए ऑप्शन आना चाहिए, यही एन, ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी दीक्षा। इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन, इन DsP2 हाइब्रिडाइजेशन द मॉलिक्यूल विल हैव स्क्वायर प्लेनर शेप होती है। द मैथमेटिकल रिलेशन ऑफ द पैसिव थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा E इज इक्वल टू क्यू प्लस, यही होगा, ये भी है, डेल्टा E जीरो फॉर साइक्लिक प्रोसेस होना चाहिए, ये गलत छपा हुआ है, साइक्लिक होना चाहिए, ठीक है, डेल्टा इज इक्वल टू क्यू, ये भी सही है, तो मतलब डी ऑप्शन लगा दें इसमें, डी ऑप्शन लगा दें। चलिए इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। एल्कली मेटल आयंस हैव द वीक टेंडेंसी टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स विद यूनिडेंटेड लिगेंड, क्योंकि पोलराइजिंग पावर कम होती है।
बना दें स्क्वायर प्लेनर। चलो देखो, स्क्वायर प्लेनर शेप जो है DSP2 हाइब्रिडाइजेशन में पता ही होगी ना, स्क्वायर प्लेनर बनाने की क्या जरूरत है। ये मेटल है, बस हो गया। एक्स एक्स वाई वाई ले लो, या सेम भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, सेम ले लो भाई। आप अगर चाहते हो NiCN का होल 4 चाह रहे तो सेम ले लो, 2 नेगेटिव, तो यहाँ CN ले लो, यहाँ CN ले लो। हाँ चलो ठीक, रहने का है दें, जब एक बार हाथ डाल दूँ तो रहने का मतलब क्या होता है। एल्कली मेटल आयन वीक लेटिल पावर, ठीक, आंसर नीचे दिए हुए हैं, आपके पास भी होगा 2013 का पेपर, कोई नई बात नहीं है। अब इसके लिए मैं PDF कहाँ दूंगा आपको, क्योंकि 2013 का पेपर आपके पास भी होगा। चलिए ठीक है, तो शुभ रात्रि, और आपसे कल फिर मुलाकात होगी, और कल की मुलाकात आपसे किसी टॉपिक के साथ होगी। तब तक के लिए गुड नाइट।